हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी कॉर्नर। फ्रेंड्स, मैं रिचा। आज से हम हमारे इस चैनल के माध्यम से यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट की तैयारी शुरू कर रहे हैं। दोस्तों, वीडियो काफ़ी टाइम बाद अपलोड हो रहा है हमारे इस चैनल में, इसके लिए सॉरी। पर अब आपको रेगुलर वीडियोस मिलेंगे जब तक कि आपका यूपी टेट का एग्ज़ाम या सी टेट का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। दोस्तों, हम हमारे इस चैनल के माध्यम से यूपी टेट की कंप्लीट तैयारी करेंगे और सी टेट की भी तैयारी करेंगे ताकि आप अपने एग्ज़ाम में मैक्सिमम नंबर गेन कर सकें। तो फ्रेंड्स, ऐसा कि आपको पता होगा कि यूपी टेट के एग्ज़ाम में 2 पेपर होते हैं। हम फालतू की बातें ना करके पॉइंट की बात करते हैं जो हमें पढ़ना है। तो यूपी टेट में 2 पेपर होते हैं, एक प्राइमरी लेवल का और एक अपर लेवल का। प्राइमरी लेवल 1 to 5 लेवल का होता है और अपर लेवल 6 to 8 लेवल का होता है। ये अगर आप एग्ज़ाम में बैठने वाले होंगे तो आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी। प्राइमरी लेवल में 5 सब्जेक्ट हमें पढ़ने होंगे, जिसमें से चाइल्ड डेवलपमेंट रहेगा, हिंदी, मैथ, इंग्लिश और ईवीएस रहता है। ईवीएस 1 to 5 1 और 2 में तो होता नहीं है, 3, 4 और 5 क्लास की। अगर आप सीटेट देंगे तो वहाँ पर एनसीईआरटी की 3, 4 और 5 क्लास की बुक को पढ़ना रहता है, और अगर आप यूपी टेट दे रहे होंगे तो वहाँ आपको एससीईआरटी पढ़ना रहता है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको शॉर्ट नोट्स के तौर पे हमारे इस चैनल में उपलब्ध करा दूंगी वीडियो के माध्यम से। वैसे पुराने बहुत से वीडियो पड़े हुए हैं ईवीएस टॉपिक पर और चाइल्ड डेवलपमेंट टॉपिक पर, तो एक बार अगर आप वो वीडियो ना देखे हों तो वो सारे भी देख लीजिए, क्योंकि ज़्यादा वीडियो जो है वो वहीं से बने हुए हैं जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछते हैं। फ्रेंड्स, यूपी टेट और सी टेट के साथ साथ हम सुपर टेट पर भी फोकस करेंगे, क्योंकि आपको पता है यूपी टेट अगर आप दे रहे हैं तो उसके बाद आपको सुपर टेट का एग्ज़ाम देना ही देना होगा। वही अगर आप उसको क्वालिफाई करते हैं तब जाके आपको एक गवर्नमेंट जॉब मिलती है। तो हम आज से ही इन सारे एग्ज़ामों की तैयारी शुरू करेंगे। कुछ ऐसे टॉपिक्स उठाएंगे जो कि इन तीनों एग्ज़ाम में इक्वली इम्पॉर्टेंट होगा, और इन तीनों ही एग्ज़ाम में आपको उन टॉपिक से क्वेश्चन 100% मिलने ही मिलने हैं। तो दोस्तों, जैसा कि ईवीएस और साइंस की मैंने बात की, जो कि आपको सीटेट, यूपी टेट या सुपर टेट तीनों में ही पढ़ना है और देना है एग्ज़ाम में। साइंस में भी साइंस के 3 पार्ट होते हैं, जैसा कि आपको पता होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। इन तीनों पोर्शन में से मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं वो आपको बायो के देखने के मिलेंगे। आपके कोई भी एग्ज़ाम दे रहे होंगे, सीटेट हो, यूपी टेट हो या सुपर टेट, इन तीनों में ही मैक्सिमम जो सिलेबस है या कहिए मैक्सिमम क्वेश्चंस जो बनते हैं वो बायो के पोर्शन से बनते हैं। तो आज का हमारा जो पहला वीडियो रहेगा ये बायो पर रहेगा। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि हर एक पॉइंट जो है वो इम्पॉर्टेंट रहेगा। वीडियो को स्किप मत करिएगा, मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, फ़ायदा आपको मिलना है। और एक मेरी बात मानिएगा तो एक नोट्स भी बनाते जाइए अपना, जो जो मैं इम्पॉर्टेंट कहती हूँ वो नोट करते जाइए, और वीडियो देखते ही देखते तुरंत तैयार कर लीजिए, ताकि दोबारा से आप एग्ज़ाम के टाइम ही उसे देखिए तो आपको याद आ जाए चीज़ें। दोस्तों, चलिए अपने आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो वीडियो हमारे चैनल पे बहुत वक्त बाद अपलोड हो रहा है, तो इसके लिए सॉरी। कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से वीडियो नहीं बन पा रहा था, लेकिन अब रेगुलर वीडियोज़ आपको मिलेंगे जब तक कि आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। और जैसा कि आपको पता होगा न्यूज़ के माध्यम से कि जल्दी ही यूपी टेट और सी टेट दोनों ही एग्ज़ाम होने वाले हैं, दोनों की नोटिफिकेशन जल्द ही आने वाली है। ऐसा भी सुनाई दे रहा है कि सी टेट जो आप लोगों का होने वाला था, कैंसिल हो गया था वो, और आगे वाले सेशन का जो दिसंबर में सीटेट एग्ज़ाम होता है, में भी दोनों एग्ज़ाम एक साथ कराए जाएं। दिसंबर वाले का फॉर्म भरा के उसके बाद नोटिफिकेशन एग्ज़ाम के डेट किया है, तो दोनों ही सेशन के एग्ज़ाम एक साथ होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा समझ में आ रही है। और यूपी टेट भी सुनाई यही दे रहा है कि अक्टूबर या नवंबर तक में हो जाना है। तो आप अभी से ही इसकी तैयारी करिए, क्योंकि उसके बाद ही जनवरी या फरवरी में आपको सुपर टेट के लिए भी नोटिफिकेशन आ जाना है। तो आज हमारा जो बायो सब्जेक्ट है उसकी तैयारी हम सबसे पहले करेंगे। बायो का एक जनरल इंट्रोडक्शन पहले देखते हैं, उसके बाद जो चैप्टर्स हैं उस पर हम आएंगे। वही चैप्टर हम पढ़ेंगे जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने होते हैं। हमें यहाँ पर कोई पीएचडी नहीं करनी है, कोई रिसर्च नहीं करना है, तो बहुत डिटेल में आप मत जाइए। आप एक स्मार्ट तरीके से स्टडी करिए, मतलब कि आपका ये उद्देश्य होना चाहिए कि एग्ज़ाम में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन कर पाएँ। तो वही चीज़ें आपको यहाँ पर मिलनी है एक शॉर्ट नोट्स के तौर पे, जहाँ से बस आप पढ़िए, रटिए, जैसे भी है, समझ में आए तो समझिए, जैसे भी आपको आसान पढ़िए और एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व करिए।
तो हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है बायोलॉजी। बायोलॉजी में हम उसके इंट्रोडक्शन को जानेंगे, उसके बाद सेल पर आएंगे। सबसे पहला पॉइंट है विज्ञान अर्थात साइंस की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, इसे ही जीव विज्ञान कहते हैं। अर्थात जीवधारियों का विज्ञान ही क्या कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। तो बड़े ही शॉर्ट तरीके से आपको बायोलॉजी का एक इंट्रोडक्शन दे दिया गया है बड़े ही खूबसूरती से कि जीवधारियों का विज्ञान ही क्या है, जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान या बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति दो शब्दों से हुई है, जैसा कि आप बायोलॉजी में देख रहे होंगे, एक बायो और दूसरा लोगोस। तो बायोश की बात की जाए तो बायोश का मतलब लाइफ होता है, अर्थात जीवन होता है। बायोश का सिनोनिम्स क्या हुआ, लाइफ हुआ, और लोगोस का सिनोनिम्स क्या हुआ, स्टडी हुआ, अर्थात अध्ययन हुआ। तो सीधे से आपको मतलब इसके नाम से ही समझ में आ गया होगा कि जीवन का अध्ययन ही क्या है, जीव विज्ञान है। सर्वप्रथम यहाँ पर बताया गया है कि जो बायोलॉजी शब्द है इसको किसने दिया था। तो ये क्वेश्चन बनता है, ये आप नोट कर लीजिए कि सर्वप्रथम बायोलॉजी शब्द को लैमार्क और ट्रेविरेनस नामक साइंटिस्ट ने दिया था। लैमार्क की बात की जाए तो ये फ्रांस से संबंधित है, जबकि ट्रेविरेनस की बात की जाए तो ये जर्मनी से संबंधित है। जीव विज्ञान को विज्ञान की एक शाखा अर्थात ब्रांच के रूप में, किसकी ब्रांच के रूप में, साइंस की ब्रांच के रूप में बायोलॉजी को रखा गया है। तो यह किसने दिया था, अर्थात बायोलॉजी को साइंस की एक ब्रांच के रूप में किसने बताया, तो अरस्तु ने इसे साइंस की एक ब्रांच बताया। ये भी ध्यान रखिएगा, बेहद ही इम्पोर्टेंट है। इनके द्वारा किए गए कई महत्वपूर्ण अध्ययनों के कारण इन्हें जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो अगर क्वेश्चन बनता है कि फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है, क्वेश्चन बनता है नहीं, 100% बनेगा क्वेश्चन। ये प्रीवियस ईयर में कई स्टेट के आप एग्ज़ाम के पेपर उठा के देखेंगे तो वहाँ पर ये क्वेश्चन बना हुआ है कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है। तो फादर ऑफ बायोलॉजी की बात की जाए तो अरस्तु है। आगे आपको अरस्तु का नाम फिर से देखने को मिलेगा, इसलिए ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हमने फादर ऑफ बायोलॉजी पढ़ा है। सजीवों की दो मुख्य प्रकार हैं, प्लांट और एनिमल, अतः जीव विज्ञान की भी दो मुख्य उपशाखाएं हैं। ऊपर हमने देखा कि साइंस की ब्रांच के रूप में बायोलॉजी को बताया अरस्तु ने। अब बायोलॉजी की दो ब्रांच होती है, इसको आगे हम पढ़ेंगे। तो बायोलॉजी की कौन सी दो ब्रांच है, वो है जूलॉजी और बॉटनी। अभी आप यहाँ पर इतना ही जानिए। अब बात करते हैं फादर ऑफ जूलॉजी की। ऊपर तो हमने फादर ऑफ बायोलॉजी को देखा, अब सबसे पहले फादर ऑफ जूलॉजी को देखेंगे। फादर ऑफ जूलॉजी की बात की जाए तो फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु को कहा जाता है, और फादर ऑफ बॉटनी की बात की जाए तो फादर ऑफ बॉटनी जो है वह थियोफ्रास्टस को कहा जाता है। तो ये तीन क्वेश्चन यहाँ से हमें मिले जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप इसको करके लिख लीजिए। तो फादर ऑफ बायोलॉजी तीनों में एक बार आपको फिर से बता देती हूँ, फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु, फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु, और फादर ऑफ बॉटनी जो है वह थियोफ्रास्टस है। आगे एक नाम और आपको देखने को मिलेगा, फादर ऑफ इंडियन बॉटनी। फादर ऑफ इंडियन बॉटनी की बात की जाए तो फादर ऑफ इंडियन बॉटनी विलियम रॉक्सबर्ग को कहा जाता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है ये चारों ही क्वेश्चन। अब हमारा जो इंट्रोडक्शन टॉपिक था वो ख़त्म होता है। बहुत डिटेल में हमें इंट्रोडक्शन जानने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ से क्वेश्चन बना हमने शॉर्ट तरीके से वही चीज़ें देख ली हैं। तो इसी तरह से हम आगे हर चैप्टर को पढ़ेंगे, जो क्वेश्चन आना है वो पॉइंट को हम ज़्यादा फोकस करेंगे। अब बात करते हैं पहला चैप्टर जो कि सेल है। तो सेल को हिंदी में कोशिका कहते हैं, और बात की जाए सेल की, कोशिका के अध्ययन की, तो सेल का जो अध्ययन है वह साइटोलॉजी के अंतर्गत होता है। तो कई बार ये पूछ लेता है कि साइटोलॉजी के अंतर्गत किस चीज़ का स्टडी होती है। तो साइटोलॉजी के अंतर्गत सेलों की स्टडी हम करते हैं, या कोशिका विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन होता है, कोशिका का अध्ययन होता है। अब जो सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो कि जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को क्या कहा जाता है। तो जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को सेल कहा जाता है। तो बेहद ही इम्पॉर्टेंट है और इसके शब्दों पर आप फोकस करिए। तो यहाँ पर बताया गया है संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई, तो इन दोनों का मतलब भी समझ लीजिए। बात की जाए अगर संरचनात्मक की, तो हमारी बॉडी जो है वो सेलों के इस ढांचे से
तैयार हुई है। तो इसीलिए इसे संरचनात्मक इकाई भी कहते हैं, अर्थात सेल जो है हमारी शरीर को एक स्ट्रक्चर प्रदान करता है। और कार्यात्मक की बात की जाए तो यह हमारे शरीर के जो मैक्सिमम वर्क हैं वो कोशिकाएं करती हैं, इसीलिए सेल को कार्यात्मक इकाई भी कहा जाता है। अब ये एक माइक्रोस्कोप से लिया गया सेल का स्ट्रक्चर है, तो इस सेल के स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि आगे हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में ही पढ़ेंगे जहाँ से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। यहीं पर आपको एक बात बताई जाए तो 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने कोशिका की खोज किया, और इन्होंने सेल की खोज किया था और उसे कोसा नाम दिया था। लेकिन इन्होंने जिस सेल की खोज की थी वह निर्जीव थी। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे निर्जीव का कह के पूछे तो वहाँ पर आपको रॉबर्ट हुक लगाना होगा कि निर्जीव कोशिका की खोज किसने की थी। तो रॉबर्ट हुक द्वारा खोज की गई कोशिका जो थी वो क्या थी, वो निर्जीव अर्थात नॉन लिविंग थी। तो ये ध्यान रखिएगा। अब यहीं पर लिविंग की बात कर ली जाए कि सबसे पहले सजीव कोशिका की खोज किसने की थी, तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने, ये नाम ध्यान से सुनिए, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने सबसे पहले सजीव कोशिका की खोज की थी। तो ये दोनों ही नाम आपको याद रखना है और लिविंग और नॉन लिविंग को भी ध्यान रखना होगा। अब यहाँ पर हम सेल के स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, जैसा कि आपको दिख रहा होगा आपके वीडियो में। तो ये एक सेल का माइक्रोस्कोप से लिया गया स्ट्रक्चर है। दोस्तों, एक तो हम एनिमल सेल पढ़ते हैं और एक प्लांट सेल पढ़ते हैं। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस क्या होता है। अगर आपको दोनों सेल दे दिया जाए तो आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये प्लांट सेल है या एनिमल सेल है। तो इसको एक लाइन में मैं आपको बताऊं कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंट क्या होता है। तो जो सबसे बड़ा डिफरेंट होता है वो ये होता है कि प्लांट सेल में आपको जो आउटर लेयर होती है वो आपको सेल वॉल की देखने को मिलेगी, लेकिन अगर वह एनिमल सेल है तो वहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन देखने को मिलेगा। तो इस स्ट्रक्चर में, इस सेल के स्ट्रक्चर में हम आउटर लेयर किसकी देख रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की देख रहे हैं। तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि ये हम जो सेल का स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये एक एनिमल सेल का स्ट्रक्चर है। तो ऐसे ही कुछ 2-3 डिफरेंस होते हैं जो कि प्लांट सेल में नहीं होता, वो एनिमल सेल में होता है, और कुछ चीज़ें एनिमल सेल में होती है, प्लांट सेल में नहीं होती है। तो सबसे पहला जो मेन डिफरेंस है वो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन का है। तो बिल्कुल आप इसको नोट कर लीजिए, सेल वॉल जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाएगी, और सेल मेम्ब्रेन तो प्लांट और एनिमल दोनों में पाई जाएगी, लेकिन सेल वॉल कभी भी आपको एनिमल सेल में देखने को नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं सेल के स्ट्रक्चर की। तो सेल के स्ट्रक्चर में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो है ये आउटर लेयर होगी। अब इसके अंदर बहुत सी चीज़ें हैं, तो इन बहुत सी चीज़ों को हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आप बस यहाँ पर एक ऊपर देख लीजिए कि क्या क्या इसमें होता है सेल में। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वैक्यूल्स होते हैं, क्रोमैटिन थ्रेड्स, ये जो धागे की तरह संरचनाएं हैं क्रोमैटिन थ्रेड्स की हो गई, और न्यूक्लियस, ये जो गोला वाला सर्कल है ये हमारा न्यूक्लियस होता है, और ये जो ब्लैक वाला है ये न्यूक्लियोलस होता है। राइबोसोम्स, ये छोटे छोटे जो दाने हैं ये होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये हमारा गोल्गी बॉडी का ये स्ट्रक्चर है। ये लाइसोसोम हो गया, यहाँ पर हमारा सेंट्रिओल्स कुछ होते हैं। न्यूक्लियर पोर, ये जो न्यूक्लियस में आपको बीच में गैप दिख रहा होगा ये न्यूक्लियर पोर्स का हो गया। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जो कि 2 टाइप्स के होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये तो हमने ऊपर सेल की एक संरचना देखी, बिल्कुल परेशान मत हुई। आगे हम इन सभी स्ट्रक्चर्स के बारे में बहुत ही डीप में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत भर के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अब सबसे पहले बात कर ली जाती है थोड़ा सा सेल थ्योरी की, कि सेल थ्योरी क्या कहता है, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले सेल थ्योरी को दिया किसने, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है। तो 2 साइंटिस्ट हैं, ये दोनों नाम आपको ध्यान रखना होगा। स्लाइडेन और स्वॉन नामक 2 वैज्ञानिक थे जिन्होंने सेल थ्योरी को दिया था, अर्थात कोशिका सिद्धांत को दिया था। प्रत्येक जीवधारी का शरीर एक तथा अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। प्रत्येक कोशिका अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखते हुए भी मिलकर कार्य करती हैं। कोशिका सिद्धांत अर्थात सेल थ्योरी के अनुसार सभी सजीव एक या एक से अधिक कोशिकाओं से बने होते हैं।
कोशिका सजीव की क्या होती है, मूल इकाई होती है। सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी होती हैं। तो सेल थ्योरी में क्या स्लाइडेन और स्वान नामक वैज्ञानिकों ने कहा था, वो पॉइंट्स इसमें बताए गए हैं। इन्होंने कहा सबसे पहले कि प्रत्येक जीव का निर्माण जो है वो कोशिका से हुआ है, और दूसरा पॉइंट इन्होंने बताया कि प्रत्येक कोशिका अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखती है, अर्थात वो उसका खुद का अपना एक वजूद होता है। वो एक अकेली भी कोशिका जो है वर्क कर सकती है, लेकिन सभी कोशिकाएं आपस में मिलकर कार्य करती हैं। और यहाँ पर आगे बताया गया है कि सभी सजीव एक या एक से अधिक कोशिकाओं से बने होते हैं, अर्थात जो लिविंग हैं वो एक से कोशिका से भी बने होते हैं और बहुत से अधिक कोशिकाओं से। तो सबसे पहले अधिक कोशिकाओं से बने लिविंग्स में तो हम ह्यूमन ही आ गए। जैसा कि आपको पता होगा कि हमारी बॉडी जो है वो बहुत सी कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई है। लेकिन अब अगर एक कोशिका, एक सिंगल कोशिका से बने एनिमल या जीव की बात की जाए, जिसे हम यूनिसेल्यूलर कहते हैं, तो वो अमीबा, पैरामीशियम और कुछ बैक्टीरिया इसके अंतर्गत आते हैं। और मल्टी सेल्यूलर की बात की जाए तो हम ह्यूमन जो है मल्टी सेल्यूलर के अंतर्गत आते हैं। तो ये तो सेल थ्योरी की बात होगी। अब आगे बढ़ते हैं और आगे अपने कुछ और पॉइंट्स को जानते हैं। तो एक नोट है, इसे आप नोट कर लीजिएगा कि रुडोल्फ विर्चू 1855 में इन्होंने सबसे पहले बताया कि सेल में डिवीज़न होता है। तो सेलों में डिवीज़न भी होता है, इस बात को सबसे पहले किसने बताया था? रुडोल्फ विर्चू नामक साइंटिस्ट ने 1855 ईस्वी में बताया था। और इन्होंने एक बात और बताई थी कि जो नई सेल्स होती हैं वो बनती कैसे हैं। इन्होंने बताया कि जो न्यू सेल्स होती हैं वो पहले से उपस्थित सेल्स के डिवीज़न से ही बनती हैं, और इसी थ्योरी को कह लीजिए, इसी लॉ को कह लीजिए ओमनिस सेल्यूलर ई सेल्यूलर नाम दिया गया है। तो कई बार एग्ज़ाम में पूछा हुआ है कि ओमनिस सेल्यूलर ई सेल्यूलर क्या है, किसे कहते हैं। तो ये इसका मतलब यही हुआ कि प्रत्येक सेल जो है, नई सेल जो है वो पहले से उपस्थित सेल्स के डिवीजन से ही बनती हैं। अब हमने जो माइक्रोस्कोप से सेल को देखा था, तो आगे उसके बारे में बताया गया है कि कौन कौन से स्ट्रक्चर हमने देखे, उसके बाद हम उसके डिटेल उन स्ट्रक्चर्स को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर यही हमारी हेडिंग है कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी अर्थात माइक्रोस्कोप से देखने पर सेल की प्रमुख कोशिकांग। तो सेल के जो कुछ पार्ट हमने देखे थे वही आगे बताया गया है। सबसे पहले तो बात हो रही है यहाँ पर माइक्रोस्कोप की। तो माइक्रोस्कोप की खोज, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज की बात की जाए तो नॉल एवं रस्का नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो ये भी ध्यान रखिए, कई बार ये क्वेश्चन फिजिक्स में बना हुआ है कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज किसने किया था। तो नॉल एवं रस्का नामक साइंटिस्ट ने किया था। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखने पर सेल के कुछ कोशिकांग होते हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये हमारा सेल, इसको थोड़ा सा हम चार्ट के माध्यम से समझते हैं कि शेल हुआ एक सेल। अब मैंने ऊपर बताया था कि सेल के दो तरह के होते हैं, एक तो एनिमल में होता है और प्लांट में होता है। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि एनिमल और प्लांट में डिफरेंस क्या है। तो प्लांट में बताया गया कि सेल वॉल होती है और एनिमल में सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन तो एनिमल और प्लांट दोनों में होती है, लेकिन सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट में होती है। अब ये शेल जो है दो पार्ट से मिलकर बना होता है। एक तो हमारा आउटर लेयर जिसे हम सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन नाम देंगे। अब उसके बाद जो इनर लेयर होता है जिसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म भी हमारा दो पार्ट से मिलकर बना होता है, एक तो साइटोप्लाज्म और दूसरा क्या है, न्यूक्लियस है। तो ये दोनों नाम ध्यान रखना है कि प्रोटोप्लाज्म के कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं। साइटोप्लाज्म हो गया और दूसरा क्या हो गया, न्यूक्लियस या जिसे हम केंद्रक कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और साइटोप्लाज्म में भी डिवाइडेशन है, अर्थात साइटोप्लाज्म के भी पार्ट्स हैं। वही पार्ट जो हम अंदर ढेर सारे स्ट्रक्चर देखे थे वो साइटोप्लाज्म के अंतर्गत आते हैं। तो साइटोप्लाज्म के अंतर्गत जो ऑर्गेनेल्स आते हैं उन्हें हम साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स कहते हैं। इनके नाम देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिडिया लवक जिसे हम कहते हैं, अंतःप्रद्रवी जलिका अर्थात एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी का या गोल्जी बॉडी जिसे कहते हैं, राइबोसोम्स, तारक का या सेंट्रियोल,
जिसे कहते हैं, और उसके बाद क्या है, लाइसोसोम्स है। तो ये तो हमारे साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स हो गए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आगे हम इन सभी जो हमने साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स देखा इसके बारे में डिटेल पढ़ाई करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा लंबी हो जाएगा अगर इस वीडियो में शुरू किए तो एक नए वीडियो में इन सभी स्ट्रक्चर्स के बारे में जानेंगे, जो जो क्वेश्चंस बनते हैं उस पर डिस्कस करेंगे। ये तो हमारा सेल की शुरुआत रही एक बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन के साथ। वीडियो आपको कैसा लगा हमें अपनी राय और सुझाव ज़रूर दीजिएगा, और अगर आपको कुछ गलत लगता है तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, हम उस पर सुधार करेंगे। और अगर कोई ऐसा टॉपिक जो आपको ना मिल रहा हो वीडियो, वो बताइएगा, हम कोशिश करेंगे उन सभी टॉपिक्स पर आपको वीडियो देने की। दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, हम फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।